महंगाई सभी को पता है कहाँ पर आसमान छू रही है महंगाई। तो कांग्रेस से विपक्ष की भूमिका कहाँ निभा रही है? अब आप हर चीज़ में सवाल पूछे हम हमारी कांग्रेस की क्या विपक्ष की भूमिका है। अन्य पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और पार्टी कहीं ना कहीं फुटबाजी में चल रही है। पार्टी अभिनेता का कहना है कि जो हाई कोर्ट ने स्टे ली है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस पर, कहीं ना कहीं अलग पार्टी बनाने का दबाव बीजेपी डाल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। इन्हें के बारे में क्या कहा जाए। उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी साजिश पे क्यों आ गई। आज पार्टी का एक भी विधायक नहीं है हरियाणा विधानसभा। प्रकाश चौटाला रिहाई में बाहर आ गए हैं, लेकिन बीजेपी वाले हुड्डा साहब को अंबाला जेल में खुद छोड़ के आएंगे। ये अब वो जज हैं, क्या वो जज हैं? ये तो जुडिशरी का काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे देश प्रदेश की राजनीति के बारे में और अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते अमन। दीपेंद्र जी, पहले तो हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। लंबा समय हो गया, 7 महीने से ऊपर का समय हो गया और सैकड़ों किसान शहीद भी हो गए, लेकिन सरकार अभी तक अपनी हठधर्मी पर है, अभी तक किसानों से बात करने के लिए आगे नहीं आई है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। प्रजातंत्र क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था है और प्रजातंत्र में जो सत्ता है वो जनता की भावना से चलती है और जन भावना को रौंदना, इस प्रकार से रौंदना, इस प्रकार नज़रअंदाज करना देश के इतिहास में काला अध्याय है। इतना लंबा आंदोलन मैं नहीं समझता कि आज़ादी के बाद, तो आज़ादी से पहले तो स्वतंत्रता आंदोलन था, मगर आज़ादी के बाद इतना लंबा आंदोलन जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ भी दी हों, लगातार महीनों महीने हर प्रकार के विषम परिस्थिति और मौसम को झेलने का काम किया हो, फिर भी हजारों लाखों की संख्या में डटे हों अपने धरनों पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर लगभग 500 के करीब जानें कुर्बान हो चुकी, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा आप कह रहे थे। उसके बाद भी ना सिर्फ सरकार ने पूर्णतः किसान को की मांगों को अस्वीकार किया हो, किसान की भावना को अस्वीकार किया कि सरकार ने, मगर उसके साथ साथ सरकार ने इस आंदोलन को भी अस्वीकार किया और किसान को भी अस्वीकार किया। आज देश में ये हालात हो गए हैं, जवान को और किसान को देशभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत पड़ रही है। मीडिया भी देशभक्ति का प्रमाण मांग रही है किसानों से। पहले किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा जाता है, अब मनोहर लाल खट्टर भी कह रहे हैं अगर हम चाहे तो किसानों को उठा देंगे, विवादित बयान दे रहे हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी विवादित बयान देते हैं कि जो अगुवाई कर रहे हैं फिलहाल किसान आंदोलन की, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो सरकार की शुरू से एक रणनीति रही है, किसी तरीके से इस आंदोलन को कलंकित करें, यह रणनीति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की तो रणनीति होनी चाहिए थी कि इस आंदोलन के पीछे जो किसान की भावना है, उस भावना को, उन मांगों को सरकार गंभीरता से ले और उसका समाधान दे। मगर सरकार पहले दिन से ही हठधर्मिता पे सरकार आ गई और जैसे मैंने कहा, सबसे पहले किसानों की मांगों को अस्वीकार किया, कहा कि हम तो मांगे मानेंगे नहीं, आपको बातचीत करने के लिए आना है तो आओ। फिर इस किसान के आंदोलन को अस्वीकार किया, इसको खारिज किया, कहा कि ये इस आंदोलन के अंदर माओवादी हैं, अलगाववादी हैं, खालिस्तानी हैं और कहाँ से फंडिंग है, सब तरह के आरोप लगाने किया। और फिर किसान को किसान मानने से भी सरकार ने इनकार कर दिया। 500 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और सत्ता पक्ष की तरफ से एक किसी मंत्री सांसद का कोई ऐसा बयान भी नहीं आया कि हमें दुख है। आज देश में कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण, कहीं भगवान ना करे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो ट्विटर गूंजने लगते हैं सभी मंत्री, सभी सांसद, और होना भी चाहिए। उसका दुख होता है, सभी को होता है, उनको होता है, हमें होता है, सभी को होता है। अफसोस व्यक्त करते हैं। दीपेंद्र जी, मगर 500 लोग यहाँ पे अपनी जो है उनके शव इन धरनों से, दिल्ली के बॉर्डर से उठ के अपने गांव के अंदर या उनके शव पहुँचे, मगर सरकार की तरफ से संवेदना के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं किए गए। मांगों की तो बात दूर की बात है। तो ये जो सरकार का रवैया रहा है, ये बहुत इससे मेरे को बहुत घोर निराशा हुई है
बड़ा दुर्भाग्य। भूपेंद्र जी, कहीं ना आपको नहीं लगता जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, कहीं ना वो भी कमजोर है? राहुल गांधी हैं, ट्विटर ट्विटर खेलते हैं, धरातल पर काम नहीं करते हैं। देख ऐसा, देखिए, प्रजातंत्र में हर का अपना स्थान होता है, और बतौर विपक्ष जो करा जा सकता है प्रजातांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में, हर फोरम पे किसान की आवाज़ उठाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा में एक बात और सुनने को आती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, कहीं किसान आंदोलन में जाते नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने सवाल पूछा है अमन। अगर हुड्डा साहब नहीं समर्थन कर रहे तो कौन कर रहा है? प्रदेश में कौन अविश्वास प्रस्ताव लेके आया? हालांकि उसके बाद भाजपा ने सारी एजेंसियां लगा के हुड्डा साहब पे लगातार कार्रवाई करने का प्रयास किया, मगर कौन लेके आया अविश्वास प्रस्ताव? हुड्डा साहब लेके आए। जिस अविश्वास प्रस्ताव के साथ पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, सारे किसान खड़े हो गए कि भाई इस अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा के खिलाफ मतदान दें। हरियाणा के अंदर जो एक एक किसान परिवार जिसने इस आंदोलन के अंदर, जिस पे अपना कोई प्यारा खोया है, जान कुर्बान हुई है, उनके लिए 2-2 लाख अपनी स्वयं की निजी जेब से, कोई सरकारी फंड नहीं है, 500 करीब शहीद हो गए, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या हरियाणा से है। अपनी स्वयं की निजी जेब से हर परिवार में 2-2 लाख की घोषणा कांग्रेस विधायक दल ने करी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। और कोई गया उनके? मैं एक एक परिवार के घर गया हूँ। आप पूरी बात सुनिए, संयम रख के। मैं एक एक परिवार में गया उनके, को उनको पूछने भी नहीं गया। कोई सरकार का मंत्री संतरी किसी और पार्टी के, जो बाकी पार्टी जो बात करती, जो बाकी पार्टियां भी हैं विपक्ष में, वो किसी एक परिवार के भी गए, किसी एक गांव में भी। मैं हर गांव में गया, उस परिवार के भावनाएं समझने की कोशिश करी। संसद के अंदर लड़ाई लड़ने की बात हो, जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और कृषि मंत्री बैठे थे तो उनकी आंख में आंख मिलाकर उनकी हर बात का दो टूक आवाज देने की बात हो। दुख होता है कि संसद के अंदर एक और सांसद ने खड़े होकर, उस समय जो है बहुत बड़ी संसद है, कोई जो है संसद में दुख होता है कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से, जब मैं से किसान की बात उठा रहा था, तो सत्ता की तरफ से हंसी मजाक और खिल्ली उड़ाने की आवाज़ें मेरे को सुनाई दे रही थी। इसीलिए दिल टूटता है। तो चाहे प्रजातंत्र में और कैसा साथ होता है, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे हर किसान परिवार घर में जाने की बात हो, चाहे हर तरीके से धरनों पर जाकर पहुंचकर समर्थन देने की बात हो, हाँ, इस पे राजनीति हम नहीं करेंगे। इस पे राजनीति इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस आंदोलन में सबकी जो जड़ भावना जुड़ी, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो शुरू में एक फैसला लिया था कि इसमें राजनीतिक लोग इसके मंच पे ना आए, वो जो फैसला था उसके पीछे एक भावना थी कि कोई इसके बहाने अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास ना करे। क्योंकि किसान को आगे, जब तक हम जो है किसान की मांगों को आगे रख के ही हमारी एक भावना है, तो इसीलिए इस पर मैं समझता हूँ कि जो समर्थन कर सकते थे बतौर किसान, बतौर देश के नागरिक, बतौर देश के नौजवान, बतौर देश के विपक्ष, जो कर सकते थे, जितना किया हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, और हमारा पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन समर्थन रहेगा, इस आंदोलन का अगर नायक कोई है तो किसान है, इस आंदोलन का हीरो कोई है तो किसान है। इस आंदोलन में हम सहायक, समर्थक और सपोर्टिंग रोल में हैं, और उस रोल को हम जितनी जोर से निभा सकेंगे, जो भी कर सकेंगे किसान की सहायता करने के लिए, जो है तमाम धरनों की सहायता करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, 2 लाख रुपए दे रही है विधायक दल। कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या शहीद परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी? देखिए, आपको याद होगा जींद के अंदर, कंडेला के अंदर गोलीकांड हुआ था, जब इनेलो की ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, भाजपा उसमें सहयोगी थी। उस सरकार लगभग दर्जन लोगों को जो है उस समय सरकार की गोली से अपनी जान कुर्बान हो गई थी। 12 लोग शहीद हो गए थे लगभग, कंडेला में, गुलकनी में, जींद में। उसका जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला फैसलों में से एक फैसला ये था कि हर किसान शहीद परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी रोजगार और शहीद का दर्जा, उस नीति को
और ना सिर्फ वो केवल जो चौटाला सरकार में जो किसान शहीद हुए थे उसके लिए वो नीति लेके हम आए, उससे पहले जो बंसीलाल सरकार थी उसमें कादमा में जो दादरी के पास महेंद्रगढ़ के पास कादमा कांड के अंदर जो उस समय जो किसानों के किसान आंदोलन के मृत्यु हुई थी उन सभी किसानों को भी शहीद का दर्जा दिया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही थी हरियाणा के अंदर, उस सरकार में भी जो शहीद हुए किसान आंदोलन में सब, तो सभी किसानों को शहीद का दर्जा, रोजगार और आर्थिक मदद उन परिवारों में करने का काम किया। और सौभाग्य रहा कि हुड्डा साहब की सरकार 10 साल चली, कोई ऐसा किसान आंदोलन जो है हरियाणा के अंदर नहीं हुआ। हमेशा किसान की बात सुनकर उसकी बात, किसान की बात पे अमल करने का प्रयास रहा। और तो ये जो पॉलिसी बनाई थी, नीति बनाई थी, दुख की बात है इस नीति को कौन सी फाइल के अंदर दबा दिया इस सरकार ने। अब कभी हमारी सरकार बनी तो उस नीति को जो हुड्डा साहब लेके आए थे उस नीति को दोबारा लागू करके एक एक किसान जो परिवार जिसने अपना कोई खोया है इस आंदोलन में, उस सभी किसान परिवार को उसी नीति के तहत शहीद का दर्जा, सरकारी रोजगार और आर्थिक मदद। दीपेंद्र जी, हम महंगाई की बात करें, 2014 से पहले महंगाई डायन होती थी, बीजेपी कहती थी महंगाई डायन है। हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज नंगन प्रदर्शन करते थे, सड़कों पे आ गए थे, ओपी धनखड़ भी सड़कों पे आ गए थे। अब महंगाई सभी को पता है कहाँ पर आसमान छू रही है महंगाई, तो कांग्रेस से विपक्ष की भूमिका कहाँ निभा रही है? देखिए, महंगाई, अब आप हर चीज़ में सवाल पूछे हम हमारी कांग्रेस की क्या विपक्ष की भूमिका है। जितनी आवाज़ उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं, जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, चाहे वो केंद्र स्तर की बात हो चाहे प्रदेश स्तर की बात हो। महंगाई इस प्रकार से बेकाबू महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर से लेकर खाद के कट्टे तक, आज कोरोना की जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति के बाद पूरी दुनिया भर के मुल्कों ने अपने मिडिल क्लास को, अपने किसान को, गरीब को एक आर्थिक राहत देने का काम किया। हमें उम्मीद थी कि हमारे देश की सरकार भी उस दिशा में जाएगी और पहले बड़े बड़े पैकेज घोषित किए गए, 20 लाख करोड़ का पैकेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उस 20 लाख करोड़ में से आपके कितने आया, या किसी के पास कुछ एक पैसा भी आया उस नहीं आया। किसी भी वर्ग के पास? वो कहा गया कि वो हम बैंक के माध्यम से लोन देंगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ताकि वो, मगर क्या किसी को लोन मिला? किसी सेक्टर को? कुल मिलाकर जो सारी दुनिया के अंदर जो इस समय जो राहत दी गई, यहाँ तक कि हमें इस बात के लिए बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं वो हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें जो फिसड्डी हैं हमसे, हर चीज़ में फिसड्डी हैं, उनमें भी डीजल पेट्रोल कहीं सस्ता है हिंदुस्तान के मुकाबले। तो देख के हमें दुख होता है। तो आज ना सिर्फ महंगाई कमर तोड़ हो चुकी है, ना सिर्फ बेरोजगारी देश में ऐतिहासिक दर पे आज बेरोजगारी का स्तर पहुंच चुका है, मगर उसके साथ सरकार का जो रवैया है, कोरोना के बाद भी सरकार कुल मिलाकर और ज़्यादा बोझ आज अमीर के बजाय गरीब आदमी पे। आज आपने देखा होगा एक अखबार के अंदर लेख निकला था कि जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है उससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन पेट्रोल और डीजल पे हो रही है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? जो है, तो वहाँ की कलेक्शन की बजाय जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो, आप ज़्यादा गरीब से जो टैक्स देने की श्रेणी में भी नहीं आता, उससे आप कलेक्शन करने की अगर आपकी नीति चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि देश की आर्थिक नीति को लेकर प्रश्न उठने स्वाभाविक है। और मैंने ये भी प्रश्न उठाया संसद के अंदर, ये जो इस साल का बजट था, अगर आप उसमें मेरे देखें तो ये भी मैंने प्रश्न उठाया सरकार के समक्ष, ये बात रखी कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो कर की नीतियां हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया है, जो उससे और नुकसान हो रहा है। तो आज बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैंने कहा प्रश्न उठाना चाहिए सरकार के लिए। हम लोग तो जो कर सकते थे, जो करेंगे वो कर रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन, अभी हमने पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया, आपने देखा हो, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, विधानसभा लोकसभाओं के अंदर आवाज़ उठाने से लेकर जो है विपक्ष जो कुछ कर सकता है वो हम करेंगे। और सड़क से लेकर संसद तक महंगाई को लेकर हम गरीब आदमी, आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारी को लेकर लड़ाई लड़ेंगे और लुढ़कती अर्थव्यवस्था को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। दीपेंद्र जी, जैसे कि कोरोना काल में आपने
काफ़ी मदद की है, आपकी टीम दीपेंद्र ने भी काफ़ी मदद की है, श्रीनिवासम ने भी काफ़ी मदद की है, लेकिन सरकार के कहीं ना कहीं नेता हैं जो हरियाणा से, जो बीजेपी नेत्री है बबीता फोगाट, कहीं ना कहीं वो मदद करने की बजाय कहीं ना कहीं उंगली उठाने में का काम करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता, मगर उस समय सभी लोग, मेरा मानना है, ऐसी परिस्थिति थी, सभी लोग अपना इंसानी धर्म मान के इंसानी फ़र्ज़ निभा रहे थे। मुझे बाद में बताया गया कि भाजपा के बहुत लोग उस समय, जब हमारी टीम पूरे प्रदेश के अंदर दिन रात लगकर अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि समय ऐसा था कि उंगली उठाने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम इस संकट में से निकल सकते थे। मानवता के लिए संकट था, राजनीति बहुत छोटी हो जाती है उसके आगे। और उस समय मेरा प्रयास था कि प्रश्न सरकार से बाद में कर लेंगे, मगर अभी इस परिस्थिति में अब एक एक की जान बचाएं, जो सहयोग हो सकता है वो करें। और इसमें हमें काफ़ी ये संतुष्टि मिली कि जो हमारी टीम हमने गठित करी उसमें इतने नौजवान जुड़े, और हज़ारों की संख्या पे फ़ोन कॉल उन्होंने स्वयं अटेंड किए हर ज़िले के अंदर। और जो है जितना हो सकता था सहायता की गई। लगभग अमन, आपको मैं बताऊं, हमने लगभग 7,500 कॉल्स पे कोई ना कोई मदद पहुंचाई। कहीं ऑक्सीजन पहुंचाया, कहीं प्लाज्मा पहुंचाया, कहीं किसी को अस्पताल तक लेके गए, कहीं किसी का दाखिला कराया, कहीं किसी की क्रिमेशन या अंत्येष्टि के अंदर, जहाँ ऐसी भी परिस्थितियाँ बनी। बड़ा दर्दनाक समय था, इंसानियत को झंझोड़ के रखने वाला समय था। उसके अंदर जो है हमारे कुछ साथियों ने मदद करने में, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में। इसके अलावा प्रिवेंटिव केयर के लिए हमने लगभग प्रदेश की हर ग्रामीण सीएचसी के अंदर, जितनी ग्रामीण सीएचसी है प्रदेश की, क्योंकि शहरों में तो सरकार की तरफ से ऑक्सीजन पहुंच गई थी, कुछ पहले शॉर्टेज थी 10-15 दिन, उसका धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो गई थी। हमने ग्रामीण आंचल के अंदर हर सीएचसी के अंदर 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लगभग 250 कंसंट्रेटर हरियाणा की सीएचसीज के अंदर हमने अपनी टीम के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। तो जो कर सकते थे हमने किया। मगर दुख की बात यह कि बाद में मुझे बताया गया कुछ भाजपा के लोग इस पे जो सवाल उठा रहे थे कि भाई ये कहाँ से ला रहे थे। जहाँ से ला सकते थे वहाँ से ला रहे थे, जिसकी मदद ले सकते थे उसकी मदद ले कहीं ना रहे थे। कहीं मदद ही की है। हाँ, जिसकी मदद ले सकते थे ले रहे थे, जितना अपनी तरफ से कर सकते थे कर रहे थे। और जो मदद हमें हमारी काम की नीयत को अच्छा मान के जो टीम दीपेंद्र के माध्यम से मदद करवाना चाह रहा था, वो लोग भी आप बहुत आगे आ रहे थे। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, पीएम केयर्स में वो कहाँ से लाते हैं, या मुख्यमंत्री राहत कोष में वो कहाँ से लाते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष में। ये तो समय ऐसा होता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जो जिसको लगता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हो मदद के लिए, वो लोग आगे आते हैं। ये जो है तो, मगर जिनमें किसी ने प्रश्न किया तो मैं उस पर व्यक्तिगत कुछ नहीं कहूँगा, मगर ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कुल मिलाकर मैं समझता हूँ ये इंसानी फर्ज था, और ये राजनीति से ये कोई जुड़ी हुई बात नहीं। दीपेंद्र जी, जैसे तीसरी लहर है, केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है? मेरे को नहीं लगता कि कोई गंभीर कदम उठाए गए। देखो, पहली लहर और दूसरी लहर में लगभग 8 महीने से 1 साल तक का समय मानो आप, 8-10 महीने का तो समय था ही। और जब दूसरी लहर महाराष्ट्र में शुरू हुई, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शुरू हुई, तो हरियाणा के अंदर उसके 1-1.5 महीने बाद आई। उस 1-1.5 महीने में आप देखो, लगातार हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैंने हर दूसरे दिन सरकार को अपने प्रेस नोट भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, और मैंने यही बात उठाई कि जी अब महाराष्ट्र में आ गई है, वहाँ 3 चीज़ों की कमी है, दवाई, बेड और ऑक्सीजन। ये स्टॉक करो हरियाणा में। मैं सरकार जब तक नहीं जागी, जब तक वो हरियाणा के अंदर नहीं आ गई दूसरी लहर, तो ना तो प्रदेश सरकार और ना ही केंद्र सरकार, और मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकारों ने जितना ध्यान देना चाहिए था, आज हमारे देश में जो व्यवस्था बिगड़ी, उसके लिए सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी पार्टी की सरकार हो, मैं उस बात वैसे प्रशासन को लेनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं उनको लेनी चाहिए। जब सेकेंड वेव आ गई तब टेम्परेरी अस्पताल बना रहे हैं, हिसार में बना रहे हैं, मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना ऑक्सीजन, मगर मुख्यमंत्री टेम्परेरी अस्पताल का उद्घाटन गुड़गांव में कर रहे हैं, हिसार में कर रहे हैं। आप 1 साल तक तो गए भी नहीं हिसार। आप पहले बनाते हैं अस्पताल, उसकी तैयारी में बनाते हो। तो सेकेंड वेव में जब उस समय तो वो तो समय ऐसा था अमन
कि लोगों ने अस्पताल के अंदर जाने के लिए, मैं समझता हूँ कि अपनी आशा ही नहीं बची थी लोगों को कि अस्पताल में भी कहीं कोई जगह मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। बहुत से लोग तो केवल भगवान भरोसे जो है अपने घर के अंदर, उन्हें समय अपने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर को देख देख के कि अब ऑक्सीजन ना ख़त्म हो जाए, ऐसा समय हमारे प्रदेश की जनता ने निकाला। तो तैयारी नहीं की गई। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? पीजीआई रोहतक प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज, सबसे पुराना सरकारी मेडिकल कॉलेज। 2004 में जब हुड्डा सरकार गठित हुई, उससे पहले प्रदेश में एक ही मेडिकल कॉलेज था सरकारी। हमारे समय 5 और सरकारी मेडिकल कॉलेज बने, चाहे वो कानपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बना हो हुड्डा सरकार के समय, चाहे वो झज्जर में एम्स आया हो, चाहे वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में, मेवात में शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को चाहे वो जो है उस पर विस्तार के अंदर सरकार का, तो मगर वो प्राइवेट क्षेत्र है। सरकारी में एक ही था, रोहतक मेडिकल, सबसे पुराना, सबसे बड़ा। उस मेडिकल कॉलेज में, और उसको कोरोना के लिए आपने नोडल डिक्लेयर किया पहली वेव में, वहीं से आपने सारा अपना, वहीं में ऑक्सीजन खत्म हो गई और ऑक्सीजन खत्म होके दाखिले बंद कर दिए गए। 1 हफ्ते का समय, 10 दिन का समय ऐसा था अमन कि लोग बाहर कतार में तड़प रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं ले सकते हम क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान हमको सुनने पड़े कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं, कोई कमी नहीं है, और आज भी बोल रहे हैं। तो आम जनता जाएगी कहाँ? मतलब सरकार हाथ खड़े कर देती है तो टाइम पर। नहीं, दुख की बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें, दिल्ली भी बड़ी फेल हुई है। दिल्ली की जो सरकार है, ये जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, बात बड़ी बड़ी करती है, यहाँ भी बहुत फेलियर हुआ है दिल्ली में। दिल्ली, हाँ, आपस में बोलते हैं, मगर वो भी बहुत फेल हुई है। मगर एक चीज़ मैं फ़र्क मानूंगा जो हरियाणा में और दिल्ली के एटीट्यूड में, कि दिल्ली में जब ऑक्सीजन सब कुछ फेल हो गई तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के सामने और देश के सामने आके हाथ तो जोड़े, रोए तो सही कि हमारे ऑक्सीजन नहीं है, हमें ऑक्सीजन दो। यहाँ हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग कई प्राइवेट अस्पतालों में लोग जान तो लोगों की जा रही है। हिसार के अंदर का उदाहरण आया, रेवाड़ी का उदाहरण आया, पलवल का उदाहरण आया, गुड़गांव का उदाहरण आया जो है, और लोग जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्राइवेट में जान जा रही है। दाखिले बंद कर दिए सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये सही मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में भी दाखिले बंद कर दिए थे, पीजीआई रोहतक में भी दाखिले बंद कर दिए, ऑक्सीजन नहीं है और कोई दाखिला नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कोई कमी नहीं, क्योंकि उनको अपने आकाओं को खुश करना है, दिल्ली में बैठे हुए आकाओं को। तो फेल केजरीवाल सरकार भी रही है, फेल हरियाणा सरकार भी रही है, दोनों सरकार टोटल फेल रही हैं। मगर मैं एक चीज़ में जो उनको ये कहूँगा, कम से कम उन्होंने हाथ तो जोड़ दिए कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। आज केस वगैरह भी चल रहा है कि उन्होंने ज़्यादा बताई, कम बताई डिमांड, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, वो सब जुडिस माँ। हमारे यहाँ तो बड़ा पर्याप्त ही है। तो बड़े दुख की बात है, इनका जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, जिस गंभीरता से, और इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए था। ये वही बात है जो वैक्सीन में जो कहा मुख्यमंत्री जी ने बाद में, कि वैक्सीन हम थोड़ी थोड़ी करके लगवा रहे हैं ताकि ये ना दिखाई दे कि ख़त्म हो गया। वही बात उस समय कि भाई हम ये बताना नहीं चाहते कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, क्योंकि जो है आज भी आप उनसे पूछेंगे वो ये कहेंगे कोई ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं थी, कोई दवाइयों की शॉर्टेज नहीं थी। मगर जिन्होंने भुगता है, देखो, लोगों को सरकार के दावे नहीं याद रहेंगे, लोगों ने जो भुगता है वो लोगों को याद रहेगा। अभी हाल ही में हम बात करें, अब चुनाव होंगे नगर परिषद के, नगर निगम के, क्या कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? देखिए क्या फैसला रहता है पार्टी। तो हम बात करें अब हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो मनमुटाव है पूरा भारत जानता है। हम पंजाब की बात करें, अमरिंदर गिल और नवजोत सिद्धू की बात करें। हरियाणा में अन्य पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और पार्टी कहीं ना कहीं फुटबाजी में चल रही है। देखिए, पार्टी के अंदर मनभेद नहीं होता, मगर मतभेद विषयों पर किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में स्वाभाविक रूप से होते हैं। आपने उदाहरण केवल पंजाब के अंदर कांग्रेस के अंदर मतभेदों का और राजस्थान में कांग्रेस के मतभेदों का आपने लिया है, मगर सच्चाई है, आपको पता है राजस्थान में भाजपा में भी मतभेद है,
उत्तर प्रदेश में भाजपा में मतभेद है, उत्तराखंड के अंदर तो भाजपा में क्या मतभेद हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो प्रजातांत्रिक पार्टियों के अंदर जो है सबके विचार, सब अपनी विचारधारा, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर एकजुट होने के साथ साथ कई विषयों पर अलग अलग मत भी हो सकते हैं। तो ये कोई स्वाभाविक बात है, इसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में कोई एक निराली बात है, ऐसा नहीं है। इनेलो पार्टी अभिनेता का कहना है कि जो हाई कोर्ट ने स्टे ली है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस पर, कहीं ना कहीं अलग पार्टी बनाने का दबाव बीजेपी डाल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। देखिए, इनेलो का जब इनेलो के बारे में क्या कहा जाए, उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी साशे पे क्यों आ गई। आज पार्टी का एक भी विधायक नहीं है हरियाणा विधानसभा में। जो पार्टी एक समय में हरियाणा में सत्ता की में पार्टी होती थी, स्वर्गीय जो देवीलाल जी की मृत्यु के बाद वो पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी चुनाव में नहीं जीती और वहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ। और डाउनफॉल शुरू होते होते वो 19 सीट पे आ गई थी 2014 में, और उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी भी थी। मगर वहाँ से भी डाउनफॉल शुरू इतना रहा कि वो जिनके हाथों में पार्टी आई, आज चाहे वो कुछ बोलें अपनी जेब मिटाने के लिए, मगर प्रजातंत्र के अंदर लोगों के फैसले को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने उनको आज ऐसी मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि एक भी उनका क्या कार्यशैली रही होगी, क्या उनका रहा होगा, वो तो वह आकलन करे, मैं उसकी बात नहीं करना आता। मगर आज कहीं ना कहीं इनेलो जिस प्रकार से, बाकी तो उनकी अंदर की कार्यशैली, उनका क्या व्यवहार सदाचार रहा हो, वो मैं उस पर नहीं कुछ कमेंट करना चाहता। मगर राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से इनेलो ने मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना रखा। पिछले 5 साल सरकार भाजपा की थी, हुड्डा साहब लड़ रहे थे भाजपा की प्रदेश सरकार से, जो खट्टर सरकार की जो गलत नीतियां थी जिससे सभी प्रभावित हुए उससे, और इनेलो लड़ रही थी हुड्डा साहब से। अभी भी सरकार भाजपा की है। आप देखिए इनके बयान, अगर इनके भाषण अगर ये 20 मिनट बोलते तो 18 मिनट हुड्डा साहब पे बोलते। सरकार भाजपा की है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब तो ये केवल अपने भाजपा के आकाओं को खुश करने के लिए इनकी भाषा जो है केवल हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे रखने की रहती है। उससे ज़्यादा अब इनेलो का कोई जो है कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं रही। अभय सिंह चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला रिहाई में बाहर आ गए हैं, लेकिन बीजेपी वाले हुड्डा साहब को अंबाला जेल में खुद छोड़ के आएंगे। ये अब वो जज है, क्या वो जज हैं? ये तो जुडिशरी का काम है। आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने अभी क्या, जिस तरह से हाई कोर्ट ने स्टे किया है ट्रायल, उसके बाद अब क्या कहेंगे अभय सिंह जी? उसके बाद क्या कहेंगे? आप उस ऑर्डर को पढ़ो जो हाई कोर्ट ने स्टे लिखते हुए कहा है। ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया है, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि कोई मुकदमा कुछ है ही नहीं राजनीतिक। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये एक जुडिशरी के मामले हैं और सबको पता है कि ये क्यों मुकदमे बनाए गए। हुड्डा साहब 7 साल लगातार भाजपा के निशाने पे रहे, इतने मुकदमे भाजपा ने बनाए, मगर क्या निकला मैं आज पूछना चाहता हूँ। और भाजपा का ढोल कौन पीट रहा 7 साल से? अभय सिंह जी। इसीलिए वो हाशिए पे पहुंच गए। लड़ाई भाजपा से लड़नी चाहिए थी। अविश्वास प्रस्ताव आता और अगर विधानसभा से इस्तीफा भी देना था तो उसमें भाजपा के खिलाफ वोट डाल के दे देते अविश्वास प्रस्ताव। 1 हफ्ते पहले ही तो दिया। जब अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए किसान के मुद्दे पे, उससे हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें वोट डालते बीजेपी के खिलाफ वोट डालना, उसके बाद दे देते इस्तीफा। हफ्ते 10 दिन की बात थी। मगर कुल मिलाकर प्रदेश के लोगों को पता ही है, आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं। कल को अगर भाजपा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में लड़ाई रहती है प्रदेश में और 1-2 सीटों का फर्क होता है, तो अगर अभय सिंह जी की 1-2 सीट भी आ गई तो किसके साथ खड़े होंगे वो जो है, तो सबको पता है।
तो जिनके साथ खड़े होंगे वो उसके अपना ढोल बजा रहे हैं, मगर लोगों ने इसीलिए उनको पहले रिजेक्ट कर दिया। और आने वाले समय भी मैं समझता नहीं कि इनेलो पार्टी को जो है ये जो विचारधारा है उनकी, भाजपा के ढोल पीटो और हुड्डा साहब पे निशाना रखो, तो ये जो है कार्यशैली। और वो एक और बात कहते हैं, मैं उनका बयान देख रहा था, उनने कहा कि हुड्डा साहब अगर अंदर चले गए जेल में तो कांग्रेस का नाश होगा कि नहीं, ये उनके शब्द थे एग्जैक्ट। मैं तो एक इस तरह की भाषा भी तो भाई, तो कांग्रेस का नाश होगा कि नहीं अगर हुड्डा साहब अगर भीतर चले गए, आपने देखा हो। तो भाई अगर नहीं गए तो जो अब न्याय, क्योंकि हमें न्याय पे भरोसा है, तो फिर किसका नुकसान होगा? क्या आपकी राजनीति इसी पे आधारित है? तो यानी कि आप खुद स्वीकार करें कि अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुड्डा साहब की इतनी लोकप्रियता है कि कोई किसी का आप कहीं स्टैंड नहीं करते। तो मैं उनकी बात पे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उनकी बात को मैं समझता हूँ कि उनके परिवार वाले ही गंभीरता से नहीं लेते। दीपेंद्र जी, हर नेता का अपना अपना स्वभाव होता है। आप किसी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचते हैं हमेशा। हम अभय सिंह की बात करें, अभय सिंह ने पीछे एक इंटरव्यू में एक बयान दिया, आपके ऊपर टिप्पणी की है। उसके बाद एक दौर स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पर आपके कार्यकर्ता और इनेलो कार्यकर्ताओं के बीच में, और जो राजनीति में न्यूट्रल है, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, उनका भी एक पक्ष दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, मतलब ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। तो उस पर क्या विचार है आप? मैं इसमें यही कहूँगा कि वो ऐसी इस प्रकार की बात है कि वो इस प्रकार के बयान पे मैं कुछ कहूँ वो कहने लायक ही बयान नहीं, मगर निश्चित तौर से उनके इसी, मैं समझता हूँ ऐसे ही बोलों की वजह से, ऐसे ही व्यवहार की वजह से, जो पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी थी, पहले मुख्य पार्टी थी, अब वो हरियाणा विधानसभा में लुप्त हो गई, वो पार्टी ख़त्म हो गई। लोगों ने उसको पूरी तरह से नकारने का काम किया। कहीं ना कहीं उनको उनकी कार्यशैली जिम्मेदार रही होगी, नहीं तो 2014 में तो वो आगे थे जब उनके हाथ में पार्टी आई थी, कांग्रेस की कम सीट थी। मगर 19 में क्या हुआ और अब आगे क्या, इस तरह प्रदेश की राजनीति चल जा रही है। तो ये उनको आकलन करना चाहिए कि उनकी कार्यशैली जो रही है, आत्ममंथन भी करना चाहिए, वो क्या रही, उनका व्यवहार क्या रहा, उनकी भाषा बोल क्या रहे कि आज वो पार्टी हरियाणा विधानसभा में नहीं रही। हम बात करें इनेलो पार्टी की कर रहे हैं फिलहाल बात, ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए, क्या आपको लगता है हरियाणा की राजनीति में कोई उथल पुथल होगी? देखिए, अभी पीछे जो है चौटाला साहब तो पहले भी पीछे बड़ौदा चुनाव था तब भी बाहर थे। बड़ौदा चुनाव में पूरा कैंपेन कर रहे थे, अभी जो है पूरा अपना प्रचार किया, तो उसमें क्या उथल पुथल आया। तो ये ठीक बात है कि भाई उनकी जो जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका एक उनकी उम्र है, और ऐसी वयोवृद्ध जो है जो उनकी उम्र है उसमें जो है उनको जो उनकी जो सज़ा में जो ढील मिल के जो रिहाई हुई है वो अच्छी बात है। बाकी राजनीति में इसका कोई प्रभाव, वो तो पहले भी बाहर थे, आपने देखा, चाहे उपचुनाव की बात हो, चाहे उससे पहले लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, मगर उनकी कितनी सीट आई विधानसभा में। हम राजनीति से हट के बात करते हैं, अब आपकी पर्सनल लाइफ पर बात करते हैं। जैसे दिनचर्या आपकी क्या रहती है? कार्यकर्ता मिलने आते हैं, फैमिली को किस प्रकार टाइम देते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है और फौज में लगा लें, फौजी को भी छुट्टी मिलती है कुछ महीने बाद, लेकिन एक नेता होता है कार्यकर्ताओं में व्यस्त रहता है, फैमिली को किस प्रकार मैनेज करता है? नहीं, देखो, ये तो एक सब अपनी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति निभाते हैं, और जो रास्ता आपने चुना है, मैंने चुना है, अब हम लोग अपने रास्ते के प्रति वफादारी से, उसी ईमानदारी से, वफादारी से कोशिश करते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने सभी जो सबका मान सम्मान रखूं, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करूं। जो जिम्मेदारी मेरे को मिली है, मैं बहुत धन्यवादी हूं हरियाणा के लोगों का। मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला हरियाणा के लोगों का, हर घड़ी पे आशीर्वाद मिला। आज मेरी 42 साल की उम्र है, 42 साल में चौथी बार देश की संसद में पहुंचने का सौभाग्य मिला, तो वो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। ये जो आशीर्वाद का जो भार है, मैं नहीं समझता चौथी बार कोई 42 साल की उम्र में कोई पहुंचा हो संसद के अंदर। कोई उदाहरण कोई ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो ये मैं समझता हूँ कि
ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसका जिसका भार मेरी आत्मा पे बहुत बड़ा भार है। मैं जितना भी प्रयास करूं वो कम है लोगों के लिए समर्पित होके अपने प्रदेश और अपने देश की सेवा करने के। जैसे आपका छोटा सा लड़का है, कहीं समझता है कि पापा आप मेरे को टाइम नहीं देते, या फैमिली वाले जैसे आपकी धर्मपत्नी है कभी कहती है कि आप टाइम नहीं देते, राजनीति में ज़्यादा व्यस्त रहते, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? तो स्वाभाविक है, बच्चों का तो बच्चों की उम्मीद ज़्यादा रहती है और कई बार महसूस भी हो जाती है वो बात जो है। आज आप जब आप आए थे आपने भी देखा 3 एक महीने के बाद बच्चों से मिलने का आज अवसर प्राप्त रहा, उनसे मिले क्योंकि एक कोरोना भी चल रहा था। कोरोना के बाद पापा मम्मी को भी कोरोना हो गया था तो बच्चे चले गए थे। उसके बाद मैं लोगों के बीच में लगा रहा, लोगों की सेवा में लगा रहा। तो आज 4 साल का छोटा जो है, अब तो आपको पता है बेटा है मेरा, तो आज उसको 3-4 महीने के बाद जब मिला तो बहुत ही जो है अच्छा भी लगा। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की तरह की तो उम्मीद तो ये नहीं होती कि भाई आप 3 महीने में मिलो या 4 महीने में मिलो। बच्चे तो चाहते हैं कि हम रोज़ ही मिलें। तो वो तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बैलेंस लाना चाहिए। मेरा प्रयास भी रहता है, मैं उसमें सफल नहीं हो पा रहा, मगर मेरा प्रयास रहता है कि भाई कुछ ना कुछ कम से कम जो है थोड़ा समय मैं ज़रूर निकाला करूँ, क्योंकि अब वो धीरे धीरे समझने लग गया। जैसे आपने कहा स्कूल में आएगा तो पढ़ाई वगैरह में मैं थोड़ी मदद करूँ, जो भी कर सकता हूँ वो तो अपनी तरफ से हर ही आदमी प्रयास करता है। धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया है, राजनीति पर बात की, किसानों पर बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमन। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने हरियाणा की राजनीति व किसान आंदोलन पर अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार रखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।